प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 13 जनवरी है, लोहड़ी का पावन पर्व है और आज ही हमारी है पौष पूर्णिमा। पौष भारतीय पंचांग का सबसे ठंडा महीना होता है, सबसे सर्दी वाला महीना। इसमें सारी इतनी तेज़ ठंड पड़ती है कि लोग रजाइयों के अंदर दुबके रहते हैं, पशु पक्षी भी परेशान रहते हैं। ठंड की वजह से सारा जीवन अस्त व्यस्त और स्थिर सा गतिहीन बना रहता है। लेकिन आज यानी पौष पूर्णिमा को, आज ये पौष महीना ख़त्म होगा, यानी सर्दी की जो भयंकर हमारा अत्याचार हो रहा है हम सब पर, वो ख़त्म होगा और कल से एक नया महीना माघ महीना प्रारंभ होगा। और माघ महीना जाना जाता है अपनी मादकता के लिए। इसी में हम बसंत पंचमी, बसंत का भी त्यौहार देखेंगे। तो मादकता के लिए दोबारा हमारे वातावरण में फिर से गर्माहट सी आने लगती है। जो जीवन के रुके हुए काम है, ठंड की वजह से, जो अकड़न की वजह से, वो जीवन के कार्य दोबारा से सुचारू रूप से चलने लगते हैं। जीवन में गतिशीलता आती है, जीवन में नई ऊर्जा आती है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी नए पत्ते, नए फूल आने लगते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे अच्छे वातावरण में हमारा महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है। अब जहाँ तक की बात है कि महाकुंभ क्या है, और इसमें कुछ बातें हैं। जैसे एक है महाकुंभ, एक है कुंभ, एक है अर्धकुंभ, एक है सिंहस्थ कुंभ। तो ये सब क्या हैं, इनके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो कुंभ का अवसर है, जो कुंभ का मेला होता है, वो एक जगह पर 12 साल बाद लगता है। तो हमारी 4 भारत की ऐसी प्रसिद्ध शहर हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रयागराज है, जहाँ पर इस समय महाकुंभ लगा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है हमारा उत्तराखंड में हरिद्वार, वहाँ पर भी कुंभ लगता है। इसके अलावा एक है मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर, वहाँ पर भी लगता है। और एक है महाराष्ट्र में नासिक, वहाँ कुंभ लगता है। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा प्रयागराज है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती आमतौर पर अदृश्य रहती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन माना जाता है कि वो वहाँ हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड में हरिद्वार है, वो गंगा के किनारे है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वो शिप्रा नदी के किनारे है। और साथ ही जो हमारा नासिक में, जो नासिक है महाराष्ट्र में, वो गोदावरी नदी के किनारे है। तो इन 4 पवित्र नदियों के पास जो ये महत्वपूर्ण 4 शहर हैं, इनमें कुंभ लगता है। और ये जो क्योंकि ये हमारे 4 शहर हैं, तो ऐसा होता है कि हर 3-3 साल बाद यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो जैसे इस समय 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ या कुंभ लगा हुआ है, तो अब उसके 3 साल बाद ये जो हरिद्वार में आयोजित होगा, उसके 3 साल बाद उज्जैनी में आयोजित होगा, उसके 3 साल बाद नासिक में होगा, और उसके 3 साल बाद दोबारा से प्रयागराज में होगा। तो इसलिए प्रयागराज में दोबारा से कुंभ आने में 12 साल लग जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है। इसके अलावा 2 अर्धकुंभ भी लगते हैं 6-6 साल बाद, और वो केवल हमारे प्रयागराज में और हरिद्वार में होते हैं। और इसके अलावा जो नासिक और जो उज्जैन है, वहाँ पर सिंहस्थ कुंभ लगते हैं। तो अब महाकुंभ और कुंभ में क्या अंतर है, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि जो पूर्ण कुंभ है वो 12 साल बाद उसका मेला आता है, अर्धकुंभ 6 साल बाद आता है, और तो इस तरह से। लेकिन महाकुंभ का जो मेला है वो 144 ईयर्स, 144 साल बाद आता है। यानी जब 12 पूर्ण कुंभ होता है, जो 12वां पूर्ण कुंभ होता है, वो कहलाता है महाकुंभ। तो आप देखो कि एक कुंभ का मेला लगने में 12 साल, तो 12 कुंभ के मेले लगने में 144 ईयर, 12 का स्क्वायर 144 ईयर्स लग जाते हैं। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस समय 2025 के महाकुंभ को अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि ये जो महाकुंभ का मेला है, अब 144 साल पहले आया था, और अब 144 साल 144 ईयर्स के बाद आएगा। तो ये कब से कब तक है? ये हमारा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक है, यानी लोहड़ी से लेकर महाशिवरात्रि तक ये हमारा महाकुंभ चलेगा। और अब 26 फरवरी के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, उनके जीवन में कभी महाकुंभ नहीं उनको दिखाई देगा, क्योंकि वो अब अगला 144 ईयर्स के बाद आएगा। तो महाकुंभ लगने का मतलब जो कैसे पता चलता है कि भाई महाकुंभ लगेगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो भारतीय परंपरा है खगोल विज्ञान की, वो बहुत ही
प्रारंभ से ही बड़ी सशक्त रही है। तो हम जो खगोल हमारे खगोलीय पिंड हैं, ग्रह हैं, उनके हम अध्ययन करके उसके हिसाब से हमने अपने त्यौहार बनाए हैं सारे। तो ये जो हमारा महाकुंभ जो लगता है, ये तब लगता है जब हमारा बृहस्पति ग्रह जो है वो वृषभ राशि में आता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में एक सीध में होते हैं। तो ये दुर्लभ खगोलीय घटना जब घटित होती है तब महाकुंभ लगता है, और ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना 144 ईयर्स के बाद लगती है, इसलिए महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद लगता है। अब बात आती है कि महाकुंभ का या कुंभ का क्या महत्व है। इसके अनेक प्रकार के महत्व हैं। सबसे पहले हम सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो हमारा जो महाकुंभ है वो हमारे सनातन धर्म की, हमारे भारतीय संस्कृति की आस्था, श्रद्धा और जो हमारे सनातन की महानता है उसका प्रतीक है। लोग इतनी दूर दूर से, ना केवल पूरे भारत से बल्कि जो विदेशों में भी हिंदू और दूसरे आस्थावान लोग रहते हैं, वो महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। तो ये हम सबको जोड़ने वाला एक त्यौहार है, एक महापर्व है। आप देख सकते हो कि कई लोग कहते हैं कि भारत 1947 से पहले, 1947 से पहले कोई राष्ट्र नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में ये बटा हुआ था, इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री छोटे छोटे हिस्सों में टूटी हुई थी, तो इसलिए कोई राष्ट्र नहीं था, अंग्रेज़ों ने इसे देश बनाया। तो नहीं, हम ये जो कहने वाले हैं ये अज्ञानी, मतलब इनके समझ में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि राष्ट्र का मतलब होता है फीलिंग ऑफ कॉमननेस। राष्ट्र का कभी भी मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं होता है। फीलिंग ऑफ कॉमननेस, जब लोगों के एक बड़े समूह में फीलिंग ऑफ कॉमननेस, एकजुटता की, एक समानता की भावना होती है, तो उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कुंभ जो है, महाकुंभ जो है, वो तो हज़ारों सालों से लग रहे हैं। यानी ये महाकुंभ की वजह से भारत में रहने वाले सभी लोगों में एकता की भावना का संचार होता है। सांस्कृतिक रूप से सभी एक हैं, इसलिए पूरा भारत एक ही राष्ट्र है। इसी को कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाता है। तो भारत कभी भी जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, विदेशी कॉन्सेप्ट यूरोप में जो 19वीं शताब्दी में आया, भारत कभी भी उस हिसाब से अपने आप को राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं करता है। भारत अपने आप को कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में, राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है, क्योंकि यहाँ भले ही पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ अलग अलग रही थी, छोटी छोटी राज्यों की रही थी, लेकिन जो हमारा संस्कृति है वो एक थी। सभी लोग, चाहे वो नेपाल में रहने वाले हों, चाहे वो तमिलनाडु में रहने वाले हों, चाहे वो गुजरात में रहने वाले हों, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले हों, और उससे पहले तो जब अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही थे, इन सब जगह एक ही संस्कृति थी, और सभी लोग एक ही समान सांस्कृतिक पर्वों से, सांस्कृतिक तीज त्योहारों से, सांस्कृतिक बातों से एक साथ जुड़े हुए थे। इसलिए वो भारत शुरू से ही एक प्रमुख एक राष्ट्र रहा है। इसी को हम कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। अब दूसरी बात जो है इसके आर्थिक महत्व की। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कि इस महाकुंभ में जो 2025 में होने वाला है, इसमें कितने लोग आने वाले हैं, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं? लगभग 40 करोड़ लोग, पूरे भारत से, विदेशों से। और आप जानते हो 40 करोड़ कितने होते हैं? अमेरिका जो इतना बड़ा देश है उसकी कुल आबादी 30-31 करोड़ है। तो यानी लगभग सवा अमेरिका महाकुंभ के दौरान हमारे यहाँ पर गंगा में स्नान करने आएगा, गंगा में डुबकी लगाने आएगा। रूस जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसकी आबादी 20-21 करोड़ है। यानी लगभग 2 रूस भारत के इस पवित्र नदी के संगम में स्नान करने आएंगे। और पूरा जो यूरोप है उसकी आबादी भी 40 करोड़ के से भी कमी है। तो इसका कह सकते हैं कि डेढ़ यूरोप के करीब जो है वो भारत के इस पवित्र संगम में स्नान करने आएगा। तो इतना जो मेगा इवेंट हो रही है, इसमें आप देखोगे कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की आय, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो लोग कहते हैं कि क्या मंदिर बना देने से कोई रोज़गार मिलेगा, तो आप देखिए कि यहाँ 2.25 लाख करोड़ रुपए का एक सवा महीने के कार्यक्रम में इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जिसमें केवल ये नहीं कि कोई पंडित पुजारियों को आय होगी, जो सभी तरह के लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो खाना बेचने वाले हैं, जो अन्य प्रकार की सेवाएं देने वाले हैं, जो ट्रेन है, जो बस है, जो टेम्पो है, और कितने ही सब तरह के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबको रोजी रोटी इस महाकुंभ से मिलने वाली है। तो 2.25 लाख करोड़ रुपए की इकनॉमी का टर्नओवर होने वाला है इस महाकुंभ में।
तो इसलिए ये सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्रीय में रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी भारत को एक करता है और साथ ही आर्थिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 2.25 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर इस इवेंट से होने जा रहा है। तो इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ को अपने आंखों के सामने घटित होता देख रहे हैं। और मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, मैं चाहूँगा कि आप पहले तो अपने अच्छी पढ़ाई करें और जब आपके परीक्षाएं हो जाएं तो आप भी महाकुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगा के आएँ। सभी को महाकुंभ की पुनः शुभकामनाएं।